जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज हम स्पीति में बारिश पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे और आज इसे इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इसके दो भाग मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। ये इस पाठ का तीसरा भाग है, तो आइए देखते हैं। लाहुल स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। यह जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है। शेष वर्ष शीत ऋतु रहती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता है। औसत मतलब एवरेज। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है, इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर देखा जा सकता है। लेखक ये बता रहे हैं कि लाहौल की तरह स्पीति में भी दो ऋतुएं ही होती हैं। यहाँ पर गर्मी वगैरह नहीं आती है, हमेशा ठंड ही ठंड होती है। वसंत ऋतु और शीत ऋतु दो ही ऋतुएं यहाँ होती हैं। यहाँ जून से सितंबर तक एक ही ऋतु अल्पकालिक वसंत ऋतु होती है और शेष वर्ष पूरा साल ठंड होती है, शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई से औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और शीत में मतलब जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दिसंबर में घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, जो मई तक रहती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती हैं, जो मुंह हाथ सब खुले अंगों में कांटे की तरह, शूल की तरह चुभती हैं। स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है। मध्य हिमालय में स्थित होने के कारण मानसून वहां नहीं पहुंच पाता है। लेखक कहते हैं वहां की ठंड की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है। कौन सी गंध? जो वसंत ऋतु में होती है। बहुत ठंड होती है, इस कारण से बर्फ गिरती रहती है, इस कारण से फूल नहीं खिलते हैं, ना हरियाली रह पाती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं बर्फ में और हवाएं तेज चलती हैं। मतलब जितने भी आपके खुले अंग होंगे वहाँ उनमें शूल की तरह चुभती है। स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुँच के परे है। यहाँ बरखा बहार नहीं। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ता है। संहार करना यानी खत्म करना। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। मतलब कहने का कि कालिदास ने जो ऋतु संहार नाम का काव्य लिखा है, महाकाव्य लिखा है, उसमें वर्षा का जो वर्णन किया है वहाँ यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ तो वर्षा का संहार ही करना पड़ेगा। यानी कि वर्षा की तो बात ही नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है, रेयरली कभी कभी होती है। मतलब ये है कि स्पीति में मानसून नहीं पहुंचता है, इसलिए यहाँ वर्षा की बहार नहीं होती है। कालिदास ने ऋतु संहार में जिस वर्षा ऋतु का ठाठ के साथ वर्णन किया है वह वर्षा ऋतु यहाँ नहीं है। कालिदास ने वर्षा ऋतु का अत्यंत श्रृंगारिक और मादक वर्णन किया है, परंतु स्पीति के निवासी इसके लालित्य को यानी सौंदर्य को नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है झूम कर बरसते हुए बादलों को। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियां भरकर तीव्र बहती हैं, बादल बरसते हैं, हाथी चिंगारते हैं, मोर नाचते हैं और उस वर्षा ऋतु में वियोगी प्रेमी और प्रेमिकाएं अपने प्रेतम के लिए तरसते हैं, रोती कलपते हैं। ये चीज़ें यहाँ स्पीति के लोग नहीं समझ सकते हैं। कारण यह है कि यहाँ कभी कभी ही बारिश होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि धरती सूखी और ठंडी रहती है। उम्मीद है आपको ये पेज समझ में आ गया होगा। मतलब थोड़ा और मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे यहाँ जो गर्मी की तपिश होती है, उसके बाद जो वर्षा ऋतु आती है उससे में से जो सोंधी सोंधी सुगंध निकलती है। वर्षा ऋतु में प्रकृति में एक नया जीवन का संचार होता है। मौसम बहुत सुहाना होता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। वर्षा की जो रिमझिम करती बूंदें स्वर्गिक सुख प्रदान करती हैं। मैदानी प्रदेशों में तो चारों तरफ पानी ही पानी होता है, सड़कों और गलियों में पानी भर जाता है। मूसलाधार बारिश में युवा बच्चे बड़े सभी व्यक्ति वर्षा में नहाने का आनंद लेते हैं। आकाश कभी बादल रहित रहता है तो कभी रात में काले काले बादल उमड़ते घुमड़ते हैं।
कहीं ओट से चांद झांकता है, वृक्षों की पत्तियों में एक विशेष चमक आ जाती है और चारों तरफ वर्षा की मादकता छा जाती है। स्पीति के लोग इस सुख से वंचित हैं। वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते, नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ठंड ही ठंड होती है, बर्फ ही बर्फ होती है। कालिदास ने अपने ऋतु संहार में जिस वर्षा का वर्णन किया है वो इस प्रकार है। प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झाड़ियों झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस। कामी जन मतलब प्रेमियों का, पावस यानी वर्षा ऋतु राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा है। तो यहाँ पर पावस यानी वर्षा ऋतु है। तो वर्षा ऋतु का वर्णन कालिदास ने इस प्रकार से किया है, किसमें? अपने ऋतु संहार में, उनका जो काव्य ग्रंथ है। यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता है, यहाँ मतलब स्पीति में नहीं पहुँचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमाचल की इन मध्य घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य, लालित्य यानी सौंदर्य, लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह यह नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं और अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं अपने प्रियतम से बिछड़ी हुई, और मोर नाचते हैं, बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छुपते हैं। यानी प्रकृति के इस परिवर्तन को वो नहीं समझते हैं और वर्षा उनकी संवेदनाएं नहीं जगाती है। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली दिल खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सारी साधे यानी कामनाएं, इच्छाएं पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि ये देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। ये देवता मतलब ये पावस है कौन, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। क्योंकि उनके लिए पावस एक बिल्कुल ही अनजानी ऋतु है। देखो बच्चों, स्पीति जो है हिमालय की मध्य घाटियों में स्थित है। यहाँ बारिश नहीं होती क्योंकि यहाँ बादल नहीं पहुँच पाते। कालिदास ने जिस वर्षा की शोभा का वर्णन किया है उसे विंध्याचल में देखा जा सकता है, स्पीति घाटी में नहीं। लाहौल स्पीति के लोग वर्षा की सुंदरता का पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाते। वर्षा उनकी संवेदनाओं का अंग नहीं है। कालिदास ने वर्षा में नदियों के बहने, बादलों के बरसने, मस्त हाथी के चिंगाड़ने, मोर के नाचने, जंगलों की हरियाली के मुस्कुराने और बंदरों का चुप मारकर गुफाओं में जा छिपने आदि का जो रूप वर्षा ऋतु का अत्यंत मनमोहक चित्रण किया है, वो यहाँ के लोग नहीं समझ सकते हैं। यदि कालिदास यहाँ आकर कहेंगे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली, स्त्रियों का जी बहलाने वाली, पेड़ की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी, सभी जीवों का प्राण बनी वर्षा ऋतु आपके मन की सभी मनोकामनाएं पूरी करे, तो स्पीति के लोग क्या पूछेंगे? पूछेंगे ये देवता कौन है, कहाँ रहता है भाई, यहाँ क्यों नहीं आता। क्योंकि उन्हें वर्षा ऋतु एक देवता की तरह लगती है। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। यहाँ वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती है। धरती सूखी, ठंडी और वंध्या रहती है। वंध्या यानी बंजर, बांझ। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं 2 किस्म का जौ, गेहूं, मटर और सरसों। इसमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले होते हैं या उन पर बनाए गए कूल यानी छोटी छोटी नालियाँ। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आता, क्योंकि चौड़ा होने के कारण वो पानी वहीं वहीं फैला रहता है। उसमें कोई धार नहीं बन पाती है, बह नहीं पाता, प्रवाह नहीं आ पाता उसमें। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है, पर शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए या फिर पानी का कोई स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती है। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव के कारण, मतलब वायुमंडल के दबाव में कमी के कारण, ठंड की अधिकता के कारण, वर्षा की कमी के कारण यहाँ पेड़ ही नहीं होते। मतलब
बढ़ ही नहीं पाते हैं। इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। नंगी यानी जहाँ पर हरियाली ना हो, पेड़ पौधे ना हो। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ वर्षा एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा था। आधी रात का भी पिछला पहर है, इस समय कौन है? लैंप की लौ तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ में देखने लगा, उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सिर्फ सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। तुषार यानी जैसे पाला पड़ता है ना, बर्फ गिरती है हल्की हल्की, तो मतलब एकदम ठंडी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंग छेनु को हवा बजा रही थी। दुंग छेनु का मतलब है एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, महाशंख जिसको कहते हैं, जिसे फूंक मारकर बजाया जा रहा है। इतनी तेज हवा चल रही थी जैसे कि शंख बजाया जा रहा हो। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। लेखक ये बताते हैं कि स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है, इस कारण वर्षा ऋतु मन की इच्छा पूरी नहीं करती। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी है, ठंडी है और बंजर है। जब कभी यहाँ वर्षा हो जाती है तो लोग इसे अपना सौभाग्य मानते हैं। वर्षा के दिन को वे सुख का संकेत मानते हैं। लेखक के आने के बाद यहाँ वर्षा हुई। लोगों ने उसे बताया, लेखक को के बारे में लोग कहने लगे कि वर्षा होने के कारण आपकी यात्रा शुभ है। मतलब आपकी यात्रा शुभ है, इसलिए आपके कदम पड़े यहाँ पर, इसलिए वर्षा हुई। तो ऐसा मानते हैं वो लोग। चलिए, पाठ यहीं पर समाप्त होता है। ये पाठ, इसके 3 भाग हैं और तीनों भाग आप अवश्य देखिए पूरा पाठ समझने के लिए, और ये पाठ आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।